क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, सही। स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो फील्ड ज़्यादा मज़े की थी या जो आप अभी कर रही हैं वो ज़्यादा मज़े की? मुझे पता ही नहीं था लोग कितने दुखी हैं। लोग इस फील्ड को ना बड़ा बुरा सा समझते हैं कि हम इस तरह के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उनको लगता है कि लोग कहते हैं पागल हो गए। कि डॉक्टर्स की फीस बहुत है। 70 साल के अंकल भी मेरे पेशेंट रहे हैं, 16 साल की बच्ची मेरी पेशेंट रही है। आपका आज तक का वर्स्ट केस बता सकती हैं? ये सिर्फ 16 साल की बच्ची की मैं आपको कहानी बताती हूँ। गलत कामों में थी, आइस पी रही थी, ड्रग्स ले रही थी, ड्रिंक कर रही थी। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है कि हम लोग ज़्यादा पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया है? हम इतना ओवरथिंक करते हैं। हर इंसान को नींद का मसला है, हर इंसान एग्रेसिव है, हर इंसान बेचैनी में है। सबसे बेस्ट एडवाइस आपको आज तक की जो मिली हो? हम साथ बैठे हैं, फोन पे लगे, वो किसी और से बात करे, वो किसी और से बात करे। आई बिलीव कि आने वाले सालों में हर बंदे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक साइकाइट्रिस्ट हैं। इस वीडियो में मैंने उनसे जानने की कोशिश की है कि हर बंदा मेंटली प्रेशराइज्ड क्यों है, और मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि हम इस प्रेशर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि कैसे उन्होंने अपनी ई कॉमर्स की फील्ड को छोड़कर अपनी कोर फील्ड को दोबारा ज्वाइन किया। इफ़ यू आर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंजॉय द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक। और क्या चल रहा है आजकल? चल रहा जिंदगी में तो हॉस्पिटल चल रहा है सही। और पेशेंट्स चल रहे हैं बस। लेकिन जो आपने ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की थी उससे हॉस्पिटल तक का सफ़र ये कैसे हुआ? काइंडली ये जानने की कोशिश करूंगा मैं आज की इस वीडियो में। जरूर। हॉस्पिटल एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी हॉस्पिटल लाइफ के लिए थी। मैंने फैसलाबाद से एजुकेशन ली है अपनी, और सारा मेरा मेडिकल फील्ड का था, एक्सपीरियंस भी और प्रैक्टिस भी। बट राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी यहाँ गोजरा में, ट्राईवीए में, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे मुझे जॉब ऑफर हुई थी एंड द ओनली डिमांड कि हमें अच्छे इंग्लिश चाहिए। हालांकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी मुझे नहीं आता था, अच्छी इंग्लिश आती थी। उस बेस पे उन्होंने मुझे चूज किया था, मेरे इंटरव्यूज हुए थे, फिर उन्होंने मुझे ई कॉमर्स सिखाई। देन मुझे लगा कि ऑनलाइन अर्निंग, अमेजोन या एनीथिंग लाइक दैट, मैंने सुना बहुत था कि घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं था। सही। तो आई थॉट एक नई चीज है, सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने 1 ईयर वहाँ पे एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर जॉब की। तो आपको क्या लगता है कि वो फील्ड ज़्यादा मज़े की थी या जो आप अभी कर रही हैं वो ज़्यादा मज़े की? गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये फील्ड मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर हम ई कॉमर्स को देखें तो दैट इज जस्ट अबाउट मनी, दैट इज जस्ट अबाउट ऑनलाइन वर्क, पैसे कमा लो, वेबसाइट्स बना लो, काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर आप मेरी ये वाली हॉस्पिटल वाली फील्ड का पूछते हैं तो इसमें इंसानियत है, ठीक है, लोगों की जान बच जाती है। हमारे शोबे में तो बेसिकली मैं बताऊं, जितना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे सफर कर रहा है, सही। एनी काइंड ऑफ। तो आई थिंक सो ये वाली जो फील्ड है ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट भी किया, और मेरी है भी अपनी, मेरी एजुकेशन बेस्ड है। सही। तो ये वाली फील्ड में मुझे 1 ईयर हो गया इस हॉस्पिटल में करते हुए, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर मिला है। मुझे पता ही नहीं था लोग कितने दुखी हैं, सही। मुझे नहीं पता था कि तो लोग बेसिकली आप से गुजर रहे हैं। किस तरह का ट्रीटमेंट, मतलब आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, काइंडली ये बता दें। ओके, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, सही। स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। सही। हिप्नोथेरेपिस्ट मीन हिप्नोसिस कर सकते हैं, हिप्नोटाइज करके लोगों को उनकी ये मोस्टली बहुत कम लोग होते हैं ये इस फील्ड में, मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम अपने शहर की बात करें तो बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर। ऐसा ही है। दूसरा ये कि यहाँ पे लोग इस चीज फील्ड को ना बड़ा बुरा सा समझते हैं कि हम इस तरह के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सही। किसी को बताने में बड़ी शर्म आती है कि हम नफ्सियात की दवाइयां खा रहे हैं। सही। उनको लगता है कि लोग कहते हैं पागल हो गए, और कोई नहीं कहता मैं पागल हो गई। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम लेक कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, 70 साल के अंकल भी मेरे पेशेंट रहे हैं, 16 साल की बच्ची मेरी पेशेंट रही है। तो हर बंदे को डिप्रेशन। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे वजह आखिर क्या है कि जो हमसे पहली एक पीढ़ी गुजरी है उनमें मुझे लगता है इतना डिप्रेशन नहीं था। इस फील्ड में, मतलब इस जो एज के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, आजकल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। मैं खुद भी जब अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, आपने भी ई कॉमर्स का काम किया है, तो बहुत लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है कि हम लोग ज़्यादा पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया है, या क्या वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी मरीज होते जा रहे हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एक टैगलाइन ये थी कि
जो आपने क्वेश्चन किया है कि हम हमारे पास जो है ना, हम उसमें हैप्पी नहीं हैं। सही। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे पास एक गाड़ी है, पैसे हैं, कुछ भी है अगर मेरे पास, तो मुझे होगा कि मैंने अब इससे नेक्स्ट लेवल का कुछ करना है। तो हम उस नेक्स्ट के चक्कर में प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। हम इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं। हर इंसान को नींद का मसला है, हर इंसान एग्रेसिव है, हर इंसान बेचैनी में है। क्यों है? देयर आर सो मेनी रीजंस कि हम एटलीस्ट अपने प्रेजेंट में तो हैप्पी रहें। फ्यूचर का नहीं पता, जो हो गया उसका भी नहीं पता, तो ये क्यों खराब कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। तो आपने भी पैसा और गाड़ी की बात की, तो क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि ये पैसा और गाड़ी आपने इधर से कमाया है या ई कॉमर्स से कमाया? क्योंकि मैं थोड़ा ई कॉमर्स को इसलिए रिलेट कर रहा हूँ इससे कि एक वो बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। आजकल लोग मोस्टली, आपने सुना होगा कि जो भी बंदा स्टार्ट करना चाहता है ना, वो ई कॉमर्स, बस ई कॉमर्स शुरू कर लो, ये कर लो। लेकिन जिस तरह आपने उस फील्ड को छोड़ के आपने अपनी कोर फील्ड की तरफ वापस आई है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों छोड़ी गई, ये क्यों अपनाई गई, और जो आपने गाड़ी और पैसे की बात की वो उधर से आई कि इधर से आया? अच्छा, जो गाड़ी थी वो पैसे भी इधर से थे, गाड़ी भी इधर से थी। यहाँ से मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ से मुझे नाम मिला है, लोगों को पता चला है कि ये शोभा होता है। मुझे यहाँ से लोगों से दुआएं मिली हैं। मैं ऑनेस्टली वो बोल रही हूँ, हो सकता है मैं उतना ज्यादा अर्न ना कर रही हूँ जितनी मुझे दुआएं मिलती हैं। आई बिलीव कि अगर कोई दुखी इंसान को मैं ठीक कर दूं, मैंने उसकी बात सुन लूं गौर से, मुझे दुआ दे देगा, तो हो सकता है मुझे वो दुआ लग जाए, जो ई कॉमर्स में मुझे नहीं लग सकती थी। ई कॉमर्स में सिर्फ पैसे हैं, आपको स्किल्स आती हैं, आप करें, आप जो मर्जी करें, बट इट्स नॉट अबाउट कि अगर मैं इस फील्ड को प्रमोट कर रही हूँ या उसको नहीं कर रही हूँ। नो, मैं दोनों को प्रमोट कर रही हूँ। मैंने 2 क्रॉस फील्ड में जॉब की है, तो व्हाट आई बिलीव इज कि दोनों मेरे लिए बहुत अच्छी रही। यहाँ से मुझे इंसानियत का पता चला है कि मुझे पता ही नहीं था लोग कितने मसलों में। मुझे लगता था मेरे पास ये नहीं है तो मेरा मसला सबसे बड़ा मसला है। कुछ भी नहीं है। जब से मैंने यहाँ बैठना शुरू किया, मुझे अपना एक भी मसला याद नहीं है, तो सारे भूल गए मुझे। आपका आज तक का वर्स्ट केस बता सकते हैं अगर आप शेयर करना चाहें? वर्स्ट केस बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन एक थी, बच्ची थी, वो 16 इयर्स की थी, अभी टीन एज में कंप्लीट नहीं थी वो। उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उसके भाई ने। ठीक है, भाई ने करने के बाद एक दफा नहीं की, काफी दफा की थी। ठीक है, और एक तो उसको घर से प्रॉब्लम थी, दूसरा वो किसी इस तरह के बंदे के साथ इन्वॉल्व हो गई थी जो 35 इयर्स ओल्ड था। ठीक है, डबल से भी ट्रिपल आई थिंक उसकी एज उसकी बनती थी। उसने उसको वो ख्वाब दिखाए थे, उसने उसके साथ जना भी किया, उसको लाइक वो एक्सपेक्ट करी थी, उसने उसका अबॉर्शन भी कराया। ये सिर्फ 16 साल की बच्ची की मैं आपको कहानी बताती हूँ। उसका अबॉर्शन 2 दफा हुआ, गलत कामों में थी, आइस पी रही थी, ड्रग्स ले रही थी, ड्रिंक कर रही थी, उस एक बंदे की वजह से। और वो बंदा मैरिड था, उसकी एक बेटी थी, और इसको उसने ये कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बट वो नहीं कर रहा था। कुछ 6 साल से वो इस चीज से सफर कर रही थी। ऐसे मोस्टली केसेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा केसेस होंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड में बहुत कम आते हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एजुकेशन की कमी है कि कोई बंदा गाइड करने वाला नहीं है। हालांकि मतलब ये हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, सब कुछ पता होने के बावजूद हम इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वेरी सैड थिंग हम लेट कर रहे हैं ना। हमें हमारे बच्चों को ना उतनी, अभी आपने एज की बात की ना कि हमारी एज में क्या था और हमारे पहलों की एज में क्या था। पहले वाले जो दौर गुजरे हैं ना, वहां पे इतनी चीजें नहीं थी, एडवांस चीजें नहीं थी। हमारी में एडवांस चीजें हैं, और हमारे पेरेंट्स की तरफ से निग्लेक्शन है अपने बच्चों के लिए। हम साथ बैठे हैं, फोन पे लगे, वो किसी और से बात कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, हम साथ बैठे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्यों? ऐसे मतलब आप कहना चाह रही हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंसानी फासला कम होता जा रहा है। कह सकते हैं हम ऑनलाइन चीजों में इतना फिक्सेटेड हो गए हैं, जॉब्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हम भूल गए हैं कि हमारी फीलिंग्स भी हैं। मशीन की तरह हम काम करना शुरू कर दिया, हमें याद ही नहीं है कि हम बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं। पहले जमाने में ये चीजें नहीं थी। पहले आपने में भी सुना हो, दादी अम्मी होती थी, सबको इकट्ठा करके कहानी सुनाती है, अब नहीं होता वो। तो आप भी एक इंसान है, आपको भी मुश्किलात आती होंगी, तो आप ये किस तरह मैनेज कर रही हैं हर चीज़ एक साथ एज ए गर्ल? आप अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में मोस्टली तो इजाज़त ही नहीं मिलती पहले काम करने की, फिर अगर मिल जाए तो फिर उसे डिफरेंट तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप ये सब कैसे अकेली मैनेज कर रही हैं? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का है। मेरे बाबा, मेरा भाई, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है कि करो जो करना है,
लिमिट्स का पता था कि बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करनी, बट जो करना है करो, हम साथ हैं। एजुकेशन मैंने ली और मैं अपने खानदान की फर्स्ट डॉटर हूँ जो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ी, ठीक है, प्राउड मोमेंट हो गया। उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे जॉब मिल गई। हॉस्पिटल की टीम बहुत अच्छी मिली, इन्होंने बिलीव किया, मौका दिया, और मुझे 1 ईयर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी इनको नेगेटिव मीन्स में इनको कुछ नहीं इस तरह मिला कि हमने बुरा फैसला था तो मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे लोग हैं। इस चीज में जो मेरे इन लॉज हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो खुश होते हैं इस चीज पे कि एटलीस्ट मैं काम कर रही हूँ, मैं लोगों को सुन रही हूँ। मुझे एक दफा किसी एक डॉक्टर था, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा था कि हमारा शोभा कुछ भी नहीं है, एंड ही वाज अ सर्जन। उन्होंने कहा था हम सर्जरी करते हैं, बंदा खोलते हैं, टांके लगाते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जिन जिन डिप्रेशन से गुजरता है, स्ट्रेस से गुजरता है, वो आपका काम है। तो हमें लगता है हमारा शोभा कुछ नहीं है, आपका शोभा कुछ है, जो बहुत ज्यादा अभी उसको इतना नहीं प्रोटोकॉल्स मिलते, लेकिन आई बिलीव कि आने वाले सालों में हर बंदे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जाने की जरूरत पड़ेगी। मुझे सुनो क्योंकि मोस्टली लोग आजकल इस तरह हो गया है, मुझे जो लगता है कि जिस तरह आप पैसा कमाने लग जाते हैं, आप अपने आप को कंजस्टेड करते हैं, फिर एक टाइम ये आ जाता है कि आप सिर्फ अपने आप में रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बात ना करने की वजह से भी ना ये वाली बहुत ज्यादा मसले बढ़ रहे हैं। तो बात ना करना, हम नहीं बताते। अब आप हैं या मैं हूँ, आप कितने मसले अपने पेरेंट्स को बताते हैं? नहीं, हमें होता है हम खुद ही हल कर लें, क्या ही बताएं। जब हम नहीं बता रहे होते, हम अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, बिल्कुल, कि मैं अकेला कर लूंगा। हम उसमें से गुजर रहे हैं, बट हम किसी को बता नहीं रहे कि यार मुझे बुरा लग रहा है, हाँ जी, मेरे लिए प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है, हम शेयर नहीं कर रहे हैं। जब हम शेयर नहीं करते हैं तो हमारा इतना सा तो दिमाग है, तो सारा बर्डनाइज होके वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है, रात को नींद नहीं आती हम इतने नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। आपको पता है अक्सर लोग, मेरी फील्ड के जो लोग हैं, जिंदगी नहीं अच्छी लगती हमें, दिल करता है मारी जाए, क्या रखा है इसमें। और ये कितनी पेनफुल बात है कि आपको एक जिंदगी मिली है। मुझे अभी भी याद है, एक दफा एक अंकल आए थे, वो 80 ईयर्स ओल्ड थे, वो अकेले आए थे, नया लाहौर ना, वहां से आए थे, और उन्होंने मुझे आके कहा था कि मुझे ना मेडिसिन तुम्हें देनी है, दो, मुझे लिख के दो कि अगर मुझे कोई जानी नुकसान होता है ना तो मेरे बच्चे इस चीज के जिम्मेदार है। अब बाप घर का सरबराह होता है, सही, और एंड ही सेड मुझे नहीं पूछता कोई भी, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। और बेटों ने ट्राई भी की है बाप को मारने, ये कहाँ पे खड़े हुए हैं जो दुआएं देते हैं, मुझे लगता है वो मुझे लगेंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। चलिए, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। अगर हम ये सवाल आ रहा है कि आपको, जिस तरह आपने बात की अभी इसके दौरान के इन्होंने आपको जगह दी और आपके लिए ये अच्छा फैसला साबित हुआ, ये वो, तो आपको नहीं लगता कि गोजरा जैसी सिटी में रहते हुए आप उस तरह ग्रो नहीं कर सकती, या आपने कभी मूव ऑन करने का सोचा, या आपको लगता है कि यार ये जगह बेस्ट है मेरे लिए? या गोजरा से तो मैं मूव ऑन नहीं करूंगी। ये अभी जो नाम बना है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें पता ही नहीं था इस चीज के डॉक्टर गोजरा में हैं। मेरे टीचर हैं फैसलाबाद में, सर इम्तियाज जोगर, वहाँ लोग जाते थे। इवन हमारे भी क्लोज रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं साइकोलॉजिकल, हमने भी उनको डॉक्टर के पास ही रेफर किया, फैसलाबाद भेजे, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो जब से मैंने यहाँ बैठना शुरू किया है, मुझे टिकटॉक से बहुत हाइप मिली है, मेरी ओपीडी बहुत अच्छी हुई है, लोगों में अवेयरनेस आई है। हमने लास्ट ईयर हॉस्पिटल के साथ मिलकर मैंने बहुत सारे कैंप्स किए हैं और लोगों को बताया है जाके कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो बताएं आके, ऐसे घुटने ना अंदर। तो आई डोंट बिलीव कि मुझे मूव ऑन करने की जरूरत है। गोजरा में मेरा नाम बन रहा है, इस फील्ड का नाम बन रहा है, और इस हॉस्पिटल में एक मजे की बात आपको बताती हूँ, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, सही, ठीक है, प्रॉपर एमबीबीएस नहीं है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मैं चला रही हूँ। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। अच्छा, मेरा यहाँ पे ये एक सवाल है कि जिस तरह आपने अपना करियर स्टार्ट किया, तो सबसे बेस्ट एडवाइस आपको आज तक की जो मिली हो और जो आप भी आगे कन्वे करना चाहती हो कि जिससे आने मतलब कोई बंदा फ़ायदा उठा सकता है, तो वो क्या थी जो जिसने आपको मोटिवेट किया, जिसने आपको इतना सब ग्रो करने के लिए मोटिवेट रखा और अभी तक आप मोटिवेट हैं, वो क्या एडवाइस थी या वो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अभी तक मोटिवेट रखे हुए? वो एडवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफ एक्सपीरियंस था। जब मैंने हाउस जॉब की है, प्रैक्टिस की है सर इम्तियाज के साथ फैसलाबाद में, तब मुझे लग रहा था कि हमारी मतलब जो सोसाइटी है ना, या जो लोग हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, मैं भी उनमें इंक्लूड हूँ, वो सारी या तो ड्रग्स पे है, या वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, आइस पी रहे हैं, जो भी गलत चीज़ों में गलत उनको सोहबत मिल जाती है।
उस सारे अपनी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में मैंने ये नोट किया था और मैंने ये अपने लिए एक एडवाइस भी समझी थी और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी समझा था कि कोई अगर तुम्हारे पास आके कहे ना कि मेरी बात सुनो तो उसको सुनो, सही। किसी को इग्नोर नहीं करना। और ये बात मुझे मेरे फादर ने भी कही थी कि अगर तुम घर पे हो, तुम्हें कॉल आई, कोई पेशेंट आया, तुमने रुकना नहीं है, सही। जाना है। क्योंकि मैं और मेरा ऐसा ही है, मुझे ये किसी भी टाइम बुला लेते हैं, रात के 8 बजे भी मैं इधर हूँ, 10 बजे भी मैं इधर हूँ, सुबह 8 बजे भी मैं इधर हूँ, एनी टाइम मैं यहाँ पे हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे फादर ने कहा था कि अगर पेशेंट आता है तो तुम्हारी फील्ड वाला जो पेशेंट है वो नफ्सियाती होता है, अगर तुम उसको आगे से नहीं मिलोगी वो डिसहार्ट हो जाएगी। तो कोई आया है, दूर से आया है, गुजरा से आया, जाना जरूर है, सुननी जरूर है, फीस नहीं लेनी, ना लो, योर चॉइस, लेकिन मना नहीं करना किसी को, और मैंने नहीं किया। अगर यहाँ पे आपने फीस की बात की, मेरा सवाल तो था लेकिन मुझे लगता है यहीं पे कर लेना चाहिए कि आजकल एक ना बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि डॉक्टर्स की फीस बहुत है या डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो लोग फिर इसलिए भी सोच के इस डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। तो आप क्या फीस में माफी करती हैं अगर कोई बंदा आए, मतलब कोई ऐसा है जो जिसको वाकई में जरूरत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आप उसको कैसे ट्रीट करती हैं? जो इसमें ओपीडी वाले हैं ना, उनके जो फॉलोअप्स पे आते हैं उनको मैं पूछ लेती हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मुझे फ्रैंकली बता सकते हैं, मैं फिक्सेटेड नहीं हूँ कि आपने पहले फी पे करनी है तो मैंने मिलना है आपसे। दूसरा, जो बच्चे आते हैं स्पीच थेरेपी वाले या कोई डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि ये अगर मैं उनको नहीं सुनूंगी तो सुसाइड ना कर लें, उनके लिए फिर मुझे ये होता है कि आप हाफ फीस कर दें या जैसे आपको ठीक लगता है आप उतनी कर दें। मैंने कभी भी किसी को फिक्सेटेड मतलब आप फीस के मामले में थोड़ी फीस चाहिए नहीं ना, दुआएं चाहिए। चलें, फीस की बात तो हो गई लेकिन एडवाइस वाली बीच में रह गई, तो कोई एडवाइस जो आप देना चाहें और आपको किसी से मिली हो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही हो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ गर्ल एडवाइस दूसरों के लिए भी है, मुझे खुद भी मिली थी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। कोई आपको लाख कहे कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा चाहती हूँ, नहीं करना ट्रस्ट, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आप पे आने हैं ना उसमें से आपने ही गुजरना है। आप मुझे कहें मेरे सर में दर्द है तो मैं कहूँ हाँ तुम्हारा दर्द मैं लेती हूँ, मैं नहीं ले सकती। कोई भी नहीं ले सकता। जिसका मसला है उसने गुजरना है। तो ये एडवाइस है कि प्लीज अपने मसलों को, अपनी प्रॉब्लम्स को पब्लिकली अनाउंस ना किया करें, लोगों को ना बताया करें। वीक पॉइंट पे इमोशनली वीक हो के आप किसी को शेयर कर देते हैं, राइट आफ्टर सम डेज आपका दिन बदल जाएंगे, आप भूल जाएंगे अपना इमोशन, लेकिन वो एक ताना बन जाएगा आपके लिए। Yes. तो आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बहुत रोना आ रहा है, डोंट टेल एनीवन, किसी को भी ना बताएं। ये मुझे लगता है कि बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि जब आप अपना राज कह लें या कोई अपनी बात किसी के साथ शेयर कर देते हैं ना, फिर वो आपकी नहीं रहती। True. वो जब तक बात आपने किसी से शेयर नहीं की तब तक ही आपकी है। जब आप किसी से शेयर कर देते हैं वो आगे जरूर किसी ना किसी से शेयर कर। और एज अ गर्ल नहीं शेयर करनी चाहिए, बिल्कुल है। और ट्रस्ट नहीं करना किसी पे। ट्रस्ट अपनी जान का ट्रस्ट नहीं है, उनके पास क्या गारंटी है कि अगले घंटे में हमने होना है कि नहीं, तो हम क्यों ट्रस्ट करें। और बस ये मेरी एडवाइस है, डोंट टेल एनीथिंग टू एनीवन। थैंक यू वेरी मच मिस, आपका टाइम देने के लिए। और ये यकीनन वीडियो जो लोग मेंटल हेल्थ से मतलब गुजर रहे हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी वीक चल रही है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।